सेक्शन 1 द राइज ऑफ डोमेस्टिक मनी, यानी कैसे हम विदेशी निर्भरता से निकलकर घरेलू ताकत की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। अब देखिए, ऐतिहासिक रूप से इंडियन मार्केट की दिशा काफी हद तक फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफआईआई तय करते थे, लेकिन अब कहानी पूरी तरह पलट चुकी है। प्रोजेक्शंस और रीसेंट डेटा बताते हैं कि मार्च 2026 तक निफ्टी 50 कंपनियों में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीआईआई की हिस्सेदारी 25.4% के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच जाएंगी, और वहीं एफआईआई वो गिरकर 22.2% पर आ गए हैं, जो पिछले कई सालों का सबसे निचला स्तर है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक मैसिव स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। और इस पूरे शिफ्ट में जो सबसे दिलचस्प डेटा पॉइंट है वो है ये नंबर 0.8x। साल 2016 में एफआईआई और डीआईआई का ओनरशिप रेशो 1.7x हुआ करता था, मतलब विदेशी पैसा मार्केट पर पूरी तरह हावी था। लेकिन आज ये सिकुड़कर सिर्फ 0.8x रह गया है। सीधे शब्दों में कहें तो भारतीय इक्विटीज में अब हमारा अपना यानी डोमेस्टिक पैसा विदेशी पैसे से कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर हो चुका है। और एक बात, ये बदलाव सिर्फ किसी बुल मार्केट के एक्साइटमेंट में नहीं हुआ है। याद है जब ईरान इजराइल तनाव, अमेरिकी मार्केट्स की अनिश्चितता और तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से ग्लोबल लेवल पर पैनिक मचा हुआ था? उस वक्त एफआईआई ने मार्च क्वार्टर में करीब $15.8 बिलियन की भारी बिकवाली की थी। लेकिन क्या मार्केट क्रैश हुआ? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि डीआईआई ने एक शानदार शॉक एब्जॉर्बर का काम किया और उसी क्वार्टर में लगभग $27 बिलियन मार्केट में डाल दिए। ये जबरदस्त ताकत आ रही है उस लगातार चलने वाले एसआईपी कंट्रीब्यूशन से, जिसने बैंकिंग, टेक और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में जम के खरीदारी की। सेक्शन 2 इंश्योरर्स बाइंग द फियर, यानी जब मार्केट में डर होता है तो ये बड़े इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं। मार्केट जब गिरता है ना, तो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की साइकोलॉजी देखना बहुत फैसिनेटिंग होता है। नॉर्मली होता क्या है, रिटेल इन्वेस्टर्स जोश में आकर खरीदारी करते हैं और जैसे ही मार्केट में थोड़ी अस्थिरता या डर का माहौल बनता है तो घबराकर बेच देते हैं। लेकिन जो बड़े इंश्योरेंस हैं, उनका गेम प्लान बिल्कुल उल्टा होता है। वो इन करेक्शंस को एक सुनहरे मौके की तरह देखते हैं। जब चारों तरफ पैनिक होता है, तब वो लॉन्ग टर्म वैल्यू के लिए हैवी बाइंग कर रहे होते हैं। इस स्ट्रैटेजी को आईटी सेक्टर के डेटा से एकदम क्लियरली समझा जा सकता है। ग्लोबल स्लोडाउन के डर से इन्फोसिस का स्टॉक लगभग 22% तक करेक्ट हुआ। अब इस डर के माहौल में इंश्योरर्स ने पीछे हटने के बजाय क्या किया? उन्होंने इन्फोसिस में अपनी होल्डिंग में करीब 2 करोड़ शेयर्स और जोड़ लिए। टीसीएस के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ। स्टॉक 26% तक गिरा, लेकिन इंश्योरर्स उसे चुपचाप अक्यूमुलेट करते रहे। सेक्शन 3 द एलआईसी फैक्टर, इंडियन इक्विटीज का शैडो सॉवरेन फंड। अब अगर हम इस इंस्टीट्यूशनल बाइंग के सबसे बड़े खिलाड़ी की बात करें तो पूरी इंश्योरेंस इकोसिस्टम में एलआईसी का जो दबदबा है वो लिटरली अनमैच्ड है। मार्केट में टोटल इंश्योरेंस ओनरशिप का अकेले 78% सिर्फ एलआईसी के पास है। इसी वजह से ना एलआईसी के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पूरे इंडियन मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा और क्रिटिकल इंडिकेटर बन जाते हैं। मार्च 2026 के अनुमानित आंकड़ों पर नजर डालें तो एलआईसी का इक्विटी पोर्टफोलियो 288 कंपनियों में फैला हुआ है और इसकी वैल्यू पूरे 15 लाख करोड़ रुपए के विशाल आंकड़े को छूती है। यह पोर्टफोलियो इतना मैसिव है कि इसे अब इंडियन इक्विटीज का शैडो सॉवरेन फंड तक कहा जाने लगा है। ये शॉर्ट टर्म मोमेंटम नहीं, बल्कि भारत की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी में उनके गहरे विश्वास को दिखाता है। पर यहाँ एक बात क्लियर कर दूं, ये कोई आंख बंद करके की गई खरीदारी नहीं है। ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजिक पोर्टफोलियो रीशफलिंग है। मतलब इंश्योरर्स आईटी, एआई, हेल्थ केयर, डिफेंस और कैपिटल गुड्स जैसे फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स में पैसा लगा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ एसबीआई, कोल इंडिया, टाइटन और आईसीआईसीआई बैंक जैसे प्रॉफिटेबल स्टॉक्स में उन्होंने मुनाफा भी बुक किया है। तो ये ब्लाइंड बुलिशनेस नहीं है, बल्कि एक बहुत ही नपातुला बैलेंसिंग एक्ट है। सेक्शन 4 द एआई वेल्थ बूम, कैसे टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया का इकोनॉमिक मैप दोबारा ड्रॉ कर रही है। चलिए अब थोड़ा ग्लोबल स्टेज पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल वेव पूरी कहानी बदल रही है। कुछ समय पहले तक इमर्जिंग मार्केट्स में भारत की ग्रोथ का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन एआई बूम ने एक बड़ा ट्विस्ट ला दिया है। एआई की इस लहर की वजह से साउथ कोरिया का मार्केट कैप 17.5% उछलकर $4.18 ट्रिलियन हो गया है। ताइवान 85% बढ़कर $4.61 ट्रिलियन पर आ गया है, जबकि इसी साल की शुरुआत से अब तक इंडियन मार्केट कैप में 5% की हल्की सी गिरावट देखी गई है, जो अभी $4.92 ट्रिलियन पर है। मतलब वो दोनों देश मार्केट साइज में बहुत तेजी से भारत के करीब आ रहे हैं।
और इस पूरी एआई क्रांति के सेंटर में असल में क्या है? सेमीकंडक्टर चिप्स। ताइवान की TSMC आज दुनिया की सबसे क्रिटिकल चिप मेकर कंपनी बन चुकी है। सच कहें तो एआई के इस गोल्ड रश में लगभग हर बड़ी एआई कंपनी इनडायरेक्टली TSMC पर ही टिकी है, और बस इसी वजह से एआई वेव के साथ साथ ताइवान का स्टॉक मार्केट भी रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। साउथ कोरिया की कहानी भी बिल्कुल वैसी ही है, बस फर्क इतना है कि वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। वहां के बेंचमार्क इंडेक्स कॉस्पी में सैमसंग और SK हाइनिक्स जैसे मेमोरी चिप दिग्गजों का वेटेज अकेले 40% से ज्यादा है। क्योंकि देखिए, एआई सिस्टम्स को सिर्फ प्रोसेसर ही नहीं बल्कि भारी भरकम मेमोरी कैपेसिटी भी चाहिए होती है। तो बस ये दो कंपनियां मिलकर पूरे कोरियन मार्केट की ग्रोथ को ड्राइव कर रही हैं। सेक्शन 5, इंडियाज ब्रॉड बेस्ड स्ट्रेंथ, डाइवर्सिफिकेशन वर्सेस टेक कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर इन अलग अलग इकोनॉमिक मॉडल्स को कंपेयर करें ना, तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। जहां ताइवान और कोरिया के मार्केट्स पूरी तरह से सेमीकंडक्टर और एआई पर निर्भर हो चुके हैं, वहीं भारत की असली ताकत इसके डाइवर्सिफिकेशन में है। हमारा मार्केट किसी एक ग्लोबल थीम पर नहीं टिका है। यहाँ बैंकिंग और फाइनेंशियल्स, IT सर्विसेज, FMCG, फार्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और टेलीकॉम, हर सेक्टर अपना योगदान दे रहा है। ये एक मजबूत डोमेस्टिक कंजम्पशन वाली ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमी का परफेक्ट रिफ्लेक्शन है। तो भले ही फिलहाल हमारे पास एआई जैसा कोई रातों रात बूम लाने वाला ग्लोबल कैटलिस्ट ना हो, लेकिन भारत का इकोनॉमिक बेस इतना सॉलिड है कि इसका मार्केट कैप आज भी इमर्जिंग मार्केट्स में तीसरे नंबर पर और ग्लोबली 5वें सबसे बड़े मार्केट के रूप में डटा हुआ है। ये वही मजबूत फाउंडेशन है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में डोमेस्टिक मनी की ताकत के तौर पे किया था। तो इस पूरे एक्सप्लेनेशन के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल सामने आता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। लंबे समय में क्या एक ब्रॉडली डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी ज्यादा स्टेबिलिटी देती है या फिर किसी एक टेक्नोलॉजी पर टिका हुआ हाइपर कॉन्सेंट्रेटेड बूम? आपको क्या लगता है कि कौन सा मॉडल ज्यादा रेजिलिएंट साबित होगा? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के इस एक्सप्लेनेटर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।